बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये डीरेगुलेशन पॉलिसी के हवाले से रोशनी डालेंगे, ये क्या ये पॉलिसी क्या है और ये पेट्रोलियम प्राइसेस पर जब आएगी तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे हमारी मीशत पर? देखिए, डीरेगुलेशन के कुछ फवायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जी लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इस डीरेगुलेशन को लाके रेगुलेटर का इसमें क्या रोल लाते हैं। जी या आप इस तरह समझिए कि जैसे सेब, संतरा, केला और उसकी फूड प्राइसेस आप लगाते हैं तो ये रेगुलेटर का काम है, लेकिन अगर उस प्राइस पे वो बिक नहीं रहा तो फिर रेगुलेटर फेल हो गया ना। तो मत प्राइस लगाना एक अलग चीज है। तो अब ये जो डीरेगुलेट का मतलब है कि प्राइसिंग जो है ना वो हर आदमी अपनी करेगा और कंपटीशन आएगा, तो इससे फायदा पब्लिक को होगा कि ओके। भाई हर रोज प्राइस, जैसे अब अमेरिका में आप जाएं तो रोज प्राइस एक पेट्रोल पंप पे आ जाती है कि आज ये है और इस स्टेट में ये है, तो फिर कराची की प्राइस अलग होगी और इस्लामाबाद की अलग होगी। अब हमें कराची वालों को भी वही प्राइस देनी पड़ती है जो इस्लामाबाद दे रहे हैं, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्ट आ जाता है ना। जी तो ये इस तरह से इक्वल होने की बजाय फिर हर जगह हर शहर अपना अपना प्राइस बनाइए। जो बेचने वाले हैं कॉल टैक्स या जो भी मंगाने वाले हैं एमसीज हैं, ये अपना डिसाइड करेंगे कौन कितने में। जाहिर है इसकी वजह से पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है उनका मुनाफे में भी फर्क आएगा, उनको भी अपने आप को इसमें लाना पड़ेगा इस वजह से कि वो रोज की पॉलिसी को अभी तो ये ना कि 15 दिन में प्राइस आ गई। अब अगर मेरे पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और प्राइस बढ़ गई तो मेरे तो मजे आ गए, 15 रुपए प्राइस बढ़ गई, आप समझ लें मैंने 10,000 लीटर रखा था जी खरीद के 100 रुपए पे, अब हो गया 115 का, तो 15 रुपए तो मुझे फ्री का प्रॉफिट मिल गया ना। तो इसलिए जाहिर है ये एसोसिएशन वाले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो शोर मचाएंगे ना, क्योंकि और जब कम होने लगता है तो ये बेचना छोड़ देते हैं, पहले ही से सब बेच देते हैं ताकि वो पता ही ना चले कि वो है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें अब आपने लिखा है कि क्रांति फार्मूले से पेट्रोलियम मसवाद की स्मगलिंग को बहुत फरोग मिलेगा, नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं है। फरोग सिर्फ उस जगह मिलता है जहां हमारे पास चीजें महंगी हो और कहीं से सस्ती आ रही हो, तो वो तो फिर हमेशा होगा। पानी हमेशा वहीं बहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कभी नहीं बहता ना। इसलिए कहीं इससे स्मगलिंग अगर सस्ती हो रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके पास इतना महंगा क्यों है, दूसरी जगह इतना सस्ता क्यों है, तो इसको आपको रेगुलेटर को सही करना तो ये चाहिए। चेक एंड स्मगलिंग बैलेंस की कैसे होगा कहने से सोहेल नहीं साहब? रुकेगी चेक एंड बैलेंस के लिए क्या फिर हमने करना होगा? अथॉरिटीज को क्या क्या भाई। प्लान बनाने होंगे? रेगुलेटर की एक पूरी टर्म्स शीट है जिसमें उसे क्या क्या रेगुलेट करना पड़ता है। अगर मैं बताऊं तो 10 मिनट सिर्फ उसी में खर्च हो जाएंगे, लेकिन रेगुलेटर को पता है उसने कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि इसका एक बाकायदा एक्ट बना हुआ है, इसका एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा है। इसलिए एससीसीपी का तरीका अलग है, नेपरा का अलग है, ओगरा का, इन सबका एक रोल बना हुआ है और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो चेयरमैन है इसरा का, सबका स्टेट बैंक का, ये 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 4 साल टेन्योर है। ये जी इसी तरह की बॉडीज हैं, जैसे ओम्बड्समैन होता है या ये होता है, इन सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इनको बच्चे नहीं है कि इन्हें मैंने बताना है। स्मगलिंग का 3 जगह से स्मगलिंग होती है, एक हवा से, एक पानी से, एक गैस से। वो सारे रास्ते हमारी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, तो वो खुद ही कर लेंगे, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 5 मिनट में अगर हम एक एक फरमान जाएगा सारी सरहदें सील हो जाएंगी। अगर नहीं होगा तो फिर सरहदें सील नहीं है तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, स्मगलिंग होती रहेगी। अच्छा, सीधी सी ये तो बात है। फवाइद आपने बता दिए डीरेगुलेशन पॉलिसी के। नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं कि ओएमसी को अगर रेगुलेट नहीं किया, या जो सप्लायर्स हैं उनको रेगुलेट नहीं किया, या रिफाइनरीज को रेगुलेट नहीं किया, तो वो एक्स्ट्रा मुनाफा भी कमा सकती हैं, आपस में कार्टेल बना लें। जो सीमेंट में होता है, जो शुगर में होता है, वो नुकसानात हैं। वो अगर वो माफिया बन गए तो वो सब एक दूसरे की प्राइस बढ़ाते रहेंगे। तो एक कहेगा कि तुम अपनी 100 बनाओ कराची में, मैं वहाँ 80 बनाऊंगा, यहाँ 70 बनाऊंगा, फिर सब आपस में बेचते रहेंगे पेट्रोल एक दूसरे को। तो वो एक अलग बात है। ये एनर्जी बास्केट होती है, एनर्जी बास्केट को आपको समझने के लिए अभी इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन, अगर आप आधे घंटे का टाइम निकालें। तो जी, एनर्जी बास्केट को रेगुलेट करना है, समझ आई आपको? एनर्जी बास्केट को रेगुलेट करने के लिए फिर क्योंकि अगर इसमें अगर ये मईशत के एनर्जी लिए में खाली बेहतर है, पेट्रोलियम की सूदमंद है। प्राइस नहीं होगी, एलएनजी की भी प्राइस होगी, एलपीजी की भी प्राइस होगी, सीएनजी की भी प्राइस होगी। बिल्कुल, इसमें हाई डीजल, लो डीजल, जैसे ये बाहर डीजल ममालिक है, में होता है। हर चीज इसमें हजारों आइटम है, इसमें नाफ्ता भी है, फलाना भी है, इन सब की प्राइसेस होंगी ना। प्लस इसमें व्हाइट ऑयल है, हाई ऑक्टेन है, लो ऑक्टेन है, फलाना जी, है, नॉर्मल पेट्रोल है, और बला 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 बला। तो 2010 में जब डीरेगुलेशन पॉलिसी का फार्मूला डिस्कस हुआ था तो इसको मुस्तरद कर दिया था
ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा फाल किरदार अदा किया था। तो आप समझते आप हैं जाहिर कि है अगर 2010 में ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज इसके फवायद होते? जिसमें ब्यूरोक्रेसी और चंद माफिया लोगों को 25 लोगों को 25 खानदानों को नुकसान होता है, वो हम लोग मना कर देते हैं उनसे करने से। आप समझते हैं कि जल्दी इस का वक्त, जवाब यही है, छोटा इस सा वक्त जवाब है ये, जी कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी रिश्वत नहीं ले सके और जिसमें बड़े वाले लोग, जो 25 बड़े लोग हैं एनर्जी के, जिनके आईपीपीज भी हैं, उनको फायदा ना हो, वो पॉलिसी पाकिस्तान में बनती नहीं, क्योंकि इनके सारे लोग लेजिस्लेशन में बैठे हैं, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। इसका इससे बेहतर जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, आपने बिल्कुल बेहतर जवाब दिया। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि इस वक्त इन हालात में डी रेगुलेशन पॉलिसी का लाना, यानी जो मुशावरत हो रही है, अगर इस मुशावरत को हम देखें कि ये फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती, तो ये सूदमंद होगा हमारे लिए इस वक्त? जी बिल्कुल सूदमंद होगा। मेरे हिसाब से डीरेगुलेशन पॉलिसी में आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और जिसको जो परेशानी है उसको उस वाली चीज को, चाहे इसमें 3 दिन लगे या 4 दिन, एक कमरे में बंद कर दें, जिसको जो एतराज है उसका जवाब दें तरीके से, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, मुझे बुला लें, मैं बता देता हूँ कि कैसे बनानी चाहिए। जो भी जिसको परेशानी है, जो परेशानी है वो आके बयान करे, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा तो इस तरह से ये पॉलिसी बनेगी तो सब इसकी ओनरशिप लेंगे। जी, जब ओनरशिप लेंगे तो फिर ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगर मैं खिलाफ हूंगा तो मैं तो इसे फेल कर दूंगा। पॉलिसी कोई भी चीज नहीं होती, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं और उसको एक्सेप्टेंस करने वाले होते हैं। अगर ओनरशिप नहीं है इम्प्लीमेंट करने वालों के पास भी और उस पर अमल करने वालों के पास भी, तो वो कोई दुनिया की आप बेहतरीन पॉलिसी बना दें, वो फेल हो जाएगी। तो ये तो इसलिए पेट्रोलियम मेरा डीलर्स वाले कहने का क्यों मकसद मुखालफत है कर कि रहे हैं इसका इसकी? तरीका मुशावरत में, जरा प्लीज मुझे टाइम दे दें एक जी जी, मिनट। मुशावरत का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी इसका चेयरमैन है, जो मुशावरत कर रहा है, वो तमाम ऐसे लोगों को जिनको थोड़ी बहुत अकल है एनर्जी की, उनको बुला ले और उनके सामने स्टेक होल्डर्स को बिठा दे, जो एहतजाज कर रहे हैं या जो शोर मचा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं, उनके जवाबात हम दे देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर क्यों कहेंगे कि ये गलत है? जब हम उन्हें उनके तमाम सवालात के जवाब दे देंगे और वो उनकी तसल्ली बख्श देंगे, तो फिर वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, वो पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे, तो सबके साइन हो जाएगा। यानी लेने वाला और देने वाला दोनों एक पेज पे आ जाएंगे और पेज की एक ही तरफ पे आएंगे, दोनों अलग अलग पे नहीं होंगे। तो ये एक तरीका है पॉलिसी बनाने का। और अगर इस तरह से नहीं बनेगी तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और हमारी इकोनॉमी इस वक्त इस हाल में है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इस तरह के डिजास्टर। वैसे पेट्रोलियम 2 डीलर्स कदम आगे वाले, और 3 कदम पीछे नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स अगर वाले कदम सोहेल बढ़ गया साहब तो बढ़ने मुखालफत दें। क्यों कर रहे हैं, अगर ये मुल्की ऐसे मफाद में है तो? क्यों करता है कोई आदमी मुखालफत? उसके उनके क्या प्रॉफिट आपसे मार्जिन में सवाल, कमी आएगी, या चेक एंड जाहिर है बैलेंस? मेरा नुकसान होगा तो मैं मुखालफत करूंगा, आवाम का फायदा होगा। अब आवाम तो मुखालफत नहीं कर रही ना, कुछ एहतजाज हुआ है इसके ऊपर अवामी सिविल सोसाइटी का? अभी तो उस पर मुशावरत सिर्फ चल रही एक है। चंद लोग कर रहे हैं ना, जो जी, चंद लोग कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है तभी शोर मचा रहे हैं ना मेरे भाई। ये तो एक बिल्कुल आम सी बात है ना, ऑब्वियस सा बात है कि जिस चीज पे मेरा प्रॉफिट कम होगा मैं शोर मचाऊंगा। अच्छा रिफाइनरीज को क्या फायदा होगा डी रेगुलेशन से? रिफाइनरीज को डीरेगुलेशन से होगा कि वो अपनी कॉस्ट निकाल सकेंगे। अगर वो कोई रिफाइनरी, उसमें रिफाइनरी को फायदा नहीं होगा, हमें फायदा होगा गवर्नमेंट को। जो रिफाइनरी इनएफिशिएंट है वो बाहर हो जाएगी, जो एफिशिएंट है वो रहेगी। अच्छा सोहेल साहब, आई मुझे समझ। मुझे आखिर में एक बात ये बता दें। अभी तो आपने आपने एक सबको बराबर कर दिया ना, गधे घोड़े को। कोई भी रिफाइनरी वो एक ही कीमत में बेचेगी, बिल्कुल समझ फिक्स रहे कर ना? दिए प्राइस को, अब मेरी बिल्कुल। कॉस्ट ज्यादा है तो मैं नुकसान में चल रहा हूँ और मेरी जी कॉस्ट कम है तो मेरा प्रॉफिट नाजायज हो रहा है, क्योंकि मैं बेच सकता था 10 रुपए में और एक आदमी की कॉस्ट ही 10 है तो वो 11 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अब मेरी कॉस्ट है 6 रुपए तो मैं 10 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या नुकसान है? तो जिसको फायदा हो रहा है इससे वो शोर नहीं मचाएगा, जिसको नुकसान। अब अभी तो सब एक ही लेवल प्ले फील्ड पे चल रहा है ना कि बस ठीक है सबने इतने में ही बेचना है। तो उस वक्त फिर मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी ना, अपनी कॉस्ट कम करनी होगी। मैं अय्याशी नहीं करूंगा, ज़ाहिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ताकि प्राइस में प्रॉफिट कर सकूं। क्योंकि प्राइस मैंने खुद बनानी है। जी। अभी तो गवर्नमेंट बना के दे देती है, उस वक्त प्राइस आपको खुद बनानी होगी, गवर्नमेंट का कोई एलामिया नहीं होगा। आप अगर महंगे बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। जैसे अब एक खाड़ी है, एक फलाना है, एक ढिमकाना है, एक J.com है, फलाना, जो जी सस्ता कुर्ता बेचता है, आप जाके ईद पे उससे खरीद लेते हैं। बिल्कुल। अगर ये पॉलिसी गवर्नमेंट बना दे कि कुर्ता शलवार ईद पे 10 रुपए का बिकेगा, तो जितने में चाय बनाए लेकिन बेचेगा 10 रुपए में। ये यानी डी इससे रेगुलेशन ज्यादा पॉलिसी आम पेट्रोलियम अल्फाज में इंडस्ट्री मैं के बयान लिए नहीं कर बहुत सकता बेहतर है एक इस आम वक्त। आदमी के लिए। जी। जी अच्छा सोहेल साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि ये जो पेट्रोलियम लीवी की मद में जो हमने टैक्स लगाया हुआ है,
तो आइंदाना वाले दिनों में इसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या ये कानूनी तौर पर ये सही तो है? हमारी गुलामी की निशानी है ना सर, जी। ये तो हमारी आईएमएफ की गुलामी की, जब तक आप उनका डेट नहीं उतारेंगे, ये क्योंकि वो ये नहीं कहते कि आप कहाँ लगाएं, वो कहते हैं आप कहीं से जनरेशन दिखाएं। तो सबसे आसान काम क्या है कि इस पे लेवी लगा दो, तो जनरेशन दिखा दी कि साहब इतना यहाँ से मिलेगा, हम आपका कर्जा उतार दें। तो हर ये आदमी के ऊपर गुलामी की लेवी निशानी। का चार्ज लग सकता है जिस तरीके से उन्होंने लगाए हुआ है? भाई जाहिर है, जब पेट्रोलियम पे लगेगा तो हर एक पे लग जाएगा, हर एक आदमी जो पेट्रोल खरीदेगा वो वही प्राइस देगा ना। तो ये सबसे आसान तरीका है लूटने का आवाम को, ना गरीब आवाम को। तो ये और अशराफिया मखसूस का कुछ भी नहीं हो मखसूस रहा, फील्ड पर नहीं होता? अशराफिया मजे कर रही है, जी। आईपीपी मजे कर, एनर्जी बास्केट में हर आदमी मजे कर रहा है सिवाय अवाम के। अवाम जलील हो रही है, एनर्जी बास्केट में हर चीज आती है, पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल, फलाना टिमकाना, उस पर अवाम, गवर्नमेंट और बाकी सब लोग अय्याशी कर रहे हैं, उनके ओवरहेड्स वैसे ही चल रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ पुअर हमारे जैसे गरीब लोग जलील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एनर्जी बास्केट की आड़ में अशराफिया, स्टेक होल्डर्स और ब्यूरोक्रेसी खूब मज़े कर रही है, करप्शन कर रही है, और इसका जो खसारा है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। डी रेगुलेशन पॉलिसी जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लाने पर मुशावरत हो रही है, ये इस वक्त मईशत के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूदमंद है। इसको आना चाहिए ताकि मार्केट में कंपटीशन हो और आवाम को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचे।